चिंगारी को ही बुझा दिया जाए तो कुछ नहीं होता, सब सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर आग लग जाए मकान में तो अंत में हमारे हाथ में तो राख ही लगती है, मकान नहीं रहता, राख ही लगती है। सो दिस इज़, ये जो सेमिनार्स का हमारा उद्देश्य है वो ये है कि हम चिंगारी को पहचान लें और चिंगारी को पहचान के उसको वहीं उसका ट्रीटमेंट करा दिया जाए, तो जो हमारा शरीर रूपी घर है उसमें आग नहीं लगे, क्योंकि आग लगी तो फिर राख के सिवा कुछ हाथ में नहीं आएगा। सो आज से लगभग 10 साल पहले जब स्ट्रोक के लिए नया ट्रीटमेंट आया था, नया ट्रीटमेंट तो अमेरिका में 96 में लॉन्च हो गया था, बट बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस उस ज़माने में नॉलेज का आदान प्रदान तो होता था लेकिन आज की तेज़ी से नहीं होता था। तो वो इंजेक्शन इंडिया में लगभग 2008 में आया है। हमने 2008 से उसको यूज़ करना शुरू भी किया। फिर जब उसके रिज़ल्ट्स 2-3 साल हमने देखे खुद, यस इट इज़ ए वेरी गुड ट्रीटमेंट, तो और इस ट्रीटमेंट का अवेयरनेस लोगों के बीच में नहीं था कि ये ट्रीटमेंट उपलब्ध है स्ट्रोक के लिए। पहले ये माना जाता था कि पैरालिसिस हो गया, काम ख़त्म, बस राम नाम जपो, धीरे धीरे ठीक होगा। तो ये ट्रीटमेंट की उपलब्धता जो है, उसकी अवेयरनेस, उसकी जागरूकता लाने के लिए मैंने श्रीकांत से बोला कि लेट अस कॉल आवर क्लोज फ्रेंड्स, एटलीस्ट हमारे नज़दीकी जो मित्र लोग हैं उनको तो बुलाएं और उनको एटलीस्ट ये बताएं कि हम अभी इस तरह के एडवांसेस हो रहे हैं, तो हमारे जो मित्र लोग हैं उनके परिवार में अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो दे कैन सीक दिस ट्रीटमेंट एट द अर्लीस्ट। पहला सेमिनार का टारगेट हमारा 100-125 हमारे मित्र लोग थे और वो माहेश्वरी भवन में हुआ था। लगभग 125 की जगह 150-200 लोग आए थे शायद, आई थिंक 300 लोग आए थे। एंड ये बात उस टाइम अग्रवाल विकास ट्रस्ट के प्रेसिडेंट थे श्याम भाई गुप्ता, और उनको इस चीज़ का पता लगा एंड देन ही इंसिस्टेड अपॉन श्रीकांत कि ये जो पब्लिक अवेयरनेस का जो टॉक है इट इज़ फॉर द सोसाइटी, एंड उस समाज के प्रति अग्रवाल विकास ट्रस्ट का भी कोई जो कर्तव्य है, तो इसके बाद जो भी सेमिनार होगा वो अग्रसेन भवन में होगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अग्रसेन भवन उसके लिए कोई फाइनेंशियल वो नहीं लेगा। तो ये उस समय श्याम भाई गुप्ता की जो लीडरशिप कहिए या गुड विल, गुड नेचर कहिए, उसके तहत आज हम सब यहाँ बैठे हैं। सो हैट्स ऑफ टू हिम। ये एक छोटा सा रिकैप था जो हम इतने सालों से ये सेमिनार कर रहे हैं, मोर देन 11 years नाउ। सो लेट अस बिगिन। ये 12वें साल में मैं तीसरी बार रीएनफोर्स कर रहा हूँ इसी चीज़ को, क्योंकि हर बार मैं चाहता हूँ कि नए श्रोता सिम्टम्स स्ट्रोक के समझें। और स्ट्रोक ऐसी एक डिसेबलिंग बीमारी है कि अगर पूरा स्ट्रोक हो गया तो उस व्यक्ति को जिसको स्ट्रोक होता है वो तो लाचारी में आ ही जाता है, लेकिन पूरा परिवार लाचारी में आ जाता है। क्योंकि अगर पैरालिटिक आदमी कोई बिस्तर पे पड़ा है तो उसके पीछे पूरा घर उस आदमी के पीछे लग जाता है। घर की सोशल फैब्रिक, घर की इकोनॉमिक कंडीशन सब एक स्टेप नीचे उतर जाती है। तो स्ट्रोक नहीं हो और अगर हो जाए तो उसको जितनी जल्दी हो सके हम ट्रीट करें, उसके लक्षण पहचानें। वो आज इस सेमिनार का उद्देश्य है कि आप सब लोग ध्यान से सिम्टोमेटोलॉजी पे ध्यान रखिएगा जो यहाँ मैं बताऊँ, सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज, आप पहचान सके कि ये शायद स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं। और स्ट्रोक के सिम्टम्स अगर आपको लग रहे हैं तो इमीडिएटली आप मेडिकल हेल्प, यू कैन सीक मेडिकल हेल्प, आप मेडिकल हेल्प तुरंत ले सकें। सो लेट अस बिगिन। आज स्ट्रोक के ऊपर बोलूँगा और लास्ट में मैं कुछ 5-10 स्लाइड्स हैं एपिलेप्सी के ऊपर भी बोलूँगा। एपिलेप्सी भी बहुत एक मिर्गी खींच जिसको हम बोलते हैं, वो भी बहुत रैम्पेंट एक बीमारी है जो कि काफ़ी बड़ा एक सोशल स्टिग्मा अपने साथ लेके चलती है आज की तारीख में भी, और जबकि बहुत ही अच्छे से ट्रीटेबल बीमारी है वो। तो उसके संबंधित भी कुछ मैं लास्ट में 10 मिनट में जानकारी दूंगा। आई विल ट्राई टू
कवर एवरीथिंग इन लेस देन एन आवर। अगर कुछ थोड़ा डिटेलिंग हो जाए तो 5-7 मिनट 10 मिनट इधर उधर हो सकता है। अगर आपको लगे बहुत लंबा खींच रहा है तो हाथ खड़ा कर दीजिएगा, मैं उसको कर्टेल कर दूंगा। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज स्ट्रोक? स्ट्रोक क्या होता है? इट इज अ कंडीशन व्हेन पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज डिप्राइव्ड ऑफ ब्लड सप्लाई फॉर टू लॉन्ग। हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर है और उसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सर्किट्स हैं, और वो सर्किट्स को जागृत रखने का काम किसका होता है? ब्लड का होता है, क्योंकि सर्किट्स को एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी किससे मिलती है? ब्लड से मिलती है, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज होता है। जो बॉडी में हम जो खाना खाते हैं वो ग्लूकोज ब्लड में जाता है, और वो ब्लड खून की नलियों के द्वारा ब्रेन तक पहुंचता है, और वो ग्लूकोज डिफ्यूज़ होके खून की नलियों से निकल के ब्रेन के टिश्यू को पोषण देता है। तो अगर खून की नली बंद हो जाए तो ब्रेन के सेल्स का पोषण खत्म हो जाता है। और ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो बिना ऑक्सीजन के और बिना ब्लड सप्लाई के जो है वो 3 मिनट से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता। अगर 3 मिनट के अंदर ब्लड सप्लाई रिस्टोर कर दी जाए तो ब्रेन जो है उसका सेल कोई भी डैमेज नहीं होता। लेकिन 3 मिनट में तो स्वाभाविक है, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है कि पता लगाने में ही लग जाता है कि इसको स्ट्रोक हो रहा है। लेकिन जो ब्लड वेसल बंद होता है, जो खून की नली बंद होती है, उसके आसपास का एरिया भी धीरे धीरे ब्लड और ऑक्सीजन से वंचित होने लगता है, और वो जो डैमेज्ड एरिया है वो धीमे धीमे उसका साइज़ बढ़ने लगता है। और जो साइज़ बढ़ने लगता है तो हमारे स्ट्रोक के सिम्टम्स और फैलने लगते हैं। पहले उंगली काम नहीं कर रही, या पहले मुंह टेढ़ा हो गया, आवाज़ बदल गई, आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया तो वो धीरे धीरे बढ़ के हाथ में आ गया, और आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो वो कंप्लीट पैरालिसिस में कन्वर्ट हो गया। तो जो पहले सिम्टम हैं उनको पहचान के तुरंत हमको मेडिकल हेल्प ले लेनी चाहिए, ताकि वो पैरालिसिस आगे फैले नहीं। चिंगारी तो लग गई, लेकिन वो चिंगारी आग की लपट में नहीं बदले, इसके लिए हमको स्ट्रोक के सिम्टम्स को पहचानना है। सो खून की जो सप्लाई है ब्रेन की, वो 2 तरीके से बंद हो सकती है। या तो जो खून की नली ब्रेन में जा रही है उसके अंदर कोई क्लॉट हो जाए, जैसे हमारी पानी की पाइपलाइन होती है, कॉरपोरेशन से पानी आता है, उसमें कचरा फंस गया तो नल में पानी नहीं आएगा। और दूसरा संजोग, जब नल में पानी नहीं आएगा वो कब होता है? अगर पानी की पाइपलाइन फट जाए। तो पाइपलाइन फट जाए तो भी पानी नहीं आएगा, और पाइपलाइन में ब्लॉक हो तो भी पानी नहीं आएगा। सेम थिंग ब्रेन में होती है। खून की नली में अगर कचरा रूपी ब्लड क्लॉट अटक गया तो ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो गई, या फिर खून की नली फट गई बहुत हाई ब्लड प्रेशर की वजह से या और कई कारण से, तो ब्रेन की ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो गई। तो अगर ऐसा होता है तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक, सामान्य भाषा में लकवा, पक्षाघात या पैरालिसिस। ये जो फिगर मैंने बताया है ये आपको स्ट्रोक की साइंस के बारे में सब कुछ बता देगा। ये खून की नली आप देख रहे हैं जो कि 2 में विभाजित हो रही है। जो लेफ्ट साइड में विभाजन हो रहा है वहाँ पे ये रेड जो चीज़ दिख रही है, जो थ्रोम्बस लिखा हुआ है जिसको मैंने, वो ब्लड का क्लॉट है। अब देखिए, जो ब्लड का क्लॉट यूजुअली जहाँ पे आर्टरीज का बाइफर्केशन होता है वहाँ बनता है, क्योंकि ये सिंपल फिजिक्स है, जहाँ पे भी बाइफर्केशन होगा वहाँ टर्बुलेंस ज़्यादा होगी, और टर्बुलेंस ज़्यादा होगी तो जो स्ट्रीमलाइंड फ्लो है, साइंस, अगर आप में से कोई साइंस के स्टूडेंट्स अगर हैं तो स्ट्रीमलाइंड फ्लो में क्लॉटिंग नहीं बनती है, कचरा नहीं अटकता है। लेकिन जहाँ भी टर्बुलेंस होगी वहाँ कचरा अटकता है, और जब भी आर्टरीज का बाइफर्केशन होता है वहाँ टर्बुलेंस बनती है, वहाँ क्लॉट बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। आप देख रहे हैं ये ऊपर जाने वाली जो नस है उसमें ये क्लॉट की वजह से टोटल ब्लॉकेज हो गया। अब ये जो ब्लॉकेज हुआ पहला, इसकी वजह से कुछ सिम्टम आए। जिस एरिया में खून की नस बंद हो गई उस एरिया की सर्किट आपकी फेल हो गई, और जैसे ज़बान या बोलने वाली एरिया ब्रेन का, उसकी ब्लड सप्लाई कम हो गई तो आपकी आवाज़ में तुतलाहट आ गई है, आवाज़ टोटली बंद हो गई। लेकिन आवाज़ तक सीमित नहीं रहती ये चीज़। ये क्लॉट जो है आप देख रहे हैं, नीचे वाली जो आर्टरी है उसमें छोटे छोटे क्लॉट्स आगे बढ़ रहे हैं। नहीं भैया, नीचे वाली जो आर्टरी है उसमें छोटे छोटे आप देख रहे हैं ये रेड स्पॉट्स जो हैं वो आगे आगे बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे ये क्लॉट फैल रहा है दूसरी आर्टरी में भी।
दूसरी खून की नस में भी फैल रहा है। और ये अगर फैलेगा तो जो लकवे का असर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए ज़बान पे हुआ है, तो वो लकवे का असर धीरे धीरे हाथ और पैरों में भी होने लग जाएगा। इस चीज़ को हमको प्रिवेंट करना है। तो अगर आप ये पहचान लें कि आवाज़ की तुतलाहट एक स्ट्रोक का लक्षण है, तो तुरंत डॉक्टर के पास दौड़िए। डॉक्टर को घर पे मत बुलाइए। जो ट्रेंड आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले था, नहीं, फैमिली डॉक्टर को बुला लेते हैं। फैमिली डॉक्टर बिजी होगा, अवेलेबल नहीं होगा, वो उसके पेशेंट्स होंगे, वो देखेगा, घर आएगा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी लग सकता है। तो तब तक तो आपका लकवा पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हाथ और पैर आपके रह जाएंगे, फिर कुछ नहीं, फैमिली डॉक्टर भी आके कुछ नहीं कर सकता। तो यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। अगर वहाँ हॉस्पिटल आप पहुँच गए तो टाइमली आपकी बीमारी पहचान ली जाएगी, और अगर टाइमली पहचान ली गई तो उसका इमीडिएट जो बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हैं, उन बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट से उसका इलाज शुरू हो जाएगा। तो जो लकवा ज़बान तक सीमित था वो वहीं तक सीमित रहेगा, और हो सकता है ट्रीटमेंट से वो सुधर जाए, हाथ पैरों तक बढ़ेगा ही नहीं। सो दैट इज़ वाई अर्जेंट ट्रीटमेंट एंड अर्जेंट रिकग्निशन ऑफ सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक इज़ नेसेसरी। जो स्ट्रोक के लक्षण हैं उनको पहचानना अति आवश्यक है, ताकि आप तुरंत डॉक्टरी सहायता के लिए पहुंच सके। अगर आप गलत भी हो गए, आपने सोचा कि भाई ये स्ट्रोक का सिम्टम लग रहा है, और आप हॉस्पिटल पहुंच गए, वहाँ देखा गया है भाई ये स्ट्रोक के सिम्टम नहीं है, क्योंकि ज़बान की तुतलाहट और भी कई कारण से आ सकती है। कल का ही उदाहरण दे रहा हूँ, शायद मेघोटिया जी, सुरेश जी मेघोटिया यहाँ होंगे। वो रात को 11:30 बजे फ़ोन आया, कोई एक परिचित है उनकी मदर की आवाज़ अचानक से तुतलाने लग गई थी। थोड़ी थोड़ी तुतलाती थी, लेकिन कल ज़्यादा तुतलाने लग गई। तो उनको लगा कहीं ये स्ट्रोक तो नहीं है। वो 11:15 बजे हॉस्पिटल पहुँचे और वहाँ से मुझे फ़ोन किया। तो मैंने उनको बोला तुरंत MRI करा लीजिए, अगर स्ट्रोक होगा तो हम उसका तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, नहीं होगा तो रूटीन ट्रीटमेंट लिख के घर भेज देंगे। फॉर्चुनेटली स्ट्रोक नहीं निकला, उनको ट्रीटमेंट लिख के घर भेज दिया। तो डाउट होते ही हॉस्पिटल पहुँच जाइए। अगर स्ट्रोक है तो ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, नहीं तो आपको रूटीन दवा लिख के घर भेज दिया जाएगा। रिस्क अपने बलबूते पे नहीं लेने का। सो दैट इज़ द लेवल ऑफ अवेयरनेस आई विश टू क्रिएट अमॉन्ग्स्ट एवरीबडी प्रेजेंट हियर, कि आपकी अवेयरनेस इतनी हो जानी चाहिए। कुछ नहीं निकलता है, अपना टेस्ट कराइए, दवाई लिखाइए, घर चले जाइए। कुछ है तो कम से कम इमीडिएट ट्रीटमेंट आपको उपलब्ध हो जाएगा। ये जो स्लाइड है, इसमें खून की नली जो फटी हुई है, वो नीचे वाले फोटो में देखिए, खून की नली फट गई और वो रेड कलर का क्लॉट जो दिख रहा है, ये नली के फटने से क्लॉट बन गया, और वो बिकॉज ब्लड का लीकेज शुरू हो गया तो आगे ब्लड की सप्लाई कम हो गई। इसको हम ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, और इसका मोस्ट कॉमन रीज़न होता है अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। और ये एक मोस्ट कॉमन रीज़न होता है जो आपको जानना आवश्यक है। इसके और भी कई कारण होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। तो खून की नस नहीं फटे, इसके लिए आपको ध्यान रखना आवश्यक है कि आपका ब्लड प्रेशर नियमित रूप से नपाते रहें और उसको कंट्रोल में रखें। जो भी आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं वो दवाई नियमित रूप से लेते रहें। इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक रिड्यूसेस बाय मोर देन 70% अगर आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं तो। डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखते हैं। अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है तो आपके स्ट्रोक होने की संभावना 70% बढ़ जाती है। अगर आप उसको कंट्रोल में रखेंगे तो 0 तो नहीं होती है, लेकिन 70% कम हो जाती है। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ये हमारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई का एक छोटा सा पिक्चर है। हार्ट से निकलने वाली जो नीचे सबसे नीचे नस देखिए, वो हार्ट से निकल रही है, और वहाँ से ये खून की नसें डायरेक्ट ब्रेन में जा रही हैं। जो आगे वाली आर्टरी है इसको कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, और जो पीछे वाली आर्टरी है, नीचे गर्दन से निकलने वाली पीछे वाली आर्टरी, वो ब्रेन के पीछे वाले हिस्से को सप्लाई करती है, उसको बेसिलर आर्टरी बोलते हैं। सो ये 2 मेन सर्कुलेशन होते हैं। जो कैरोटिड आर्टरी होती है वो 2 होती है, आगे से आती है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, और ये यहाँ से आते हुए ब्रेन के अगले हिस्से को सप्लाई करती है। और जो पीछे वाली बेसिलर आर्टरी होती है, बिकॉज हमारा जो छोटा मगज जिसको बोलते हैं, ब्रेन का पिछला हिस्सा छोटा होता है, इसलिए उसको एक ही आर्टरी सप्लाई करती है, और वो बेसिलर आर्टरी कहा जाता है उसको। तो ये 3 बड़ी आर्टरीज होती हैं जो ब्रेन को सप्लाई करती हैं। 2 कैरोटिड आर्टरीज जाती हैं यहाँ से, और एक पीछे से ब्रेन की छोटे हिस्से को सप्लाई करने वाली बेसिलर आर्टरी जाती है।
नेक्स्ट, हार्ड डिस्क खराब हो जाए तो हम मॉनिटर लेके क्या करेंगे, माउस लेके क्या करेंगे, कीबोर्ड लेके क्या करेंगे। हार्ड डिस्क इज़ द इसेंस ऑफ ए कंप्यूटर। उसी तरह से ब्रेन हमारे बॉडी का एसेंस है, वो बॉडी की हार्ड डिस्क है। और हार्ड डिस्क में कभी भी किसी तरह का फेलियर नहीं आना चाहिए, इसलिए कुदरत ने उसकी ब्लड सप्लाई, प्रचुर मात्रा में ब्लड सप्लाई बना रखी है। 2% बॉडी वेट होता है ब्रेन का, लेकिन वो बॉडी का 20% ब्लड सप्लाई ले लेता है। 1 घंटे में हार्ट पंप करता है, 1 मिनट में हार्ट पंप्स 5 लीटर्स ऑफ ब्लड। 5 लीटर ब्लड पंप करता है हार्ट 1 मिनट में, और उस 5 लीटर में से 1 लीटर ब्लड ब्रेन में चला जाता है। यानी कि 20% ऑफ द ब्लड सप्लाई विच इज बीइंग पम्प्ड बाय द हार्ट goes to the brain which weighs just 2% of the body weight. Bones, muscles, हमारे GI सिस्टम, ये सब ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई ब्रेन से कहीं ज़्यादा कम होती है, और ये कुदरत ने बनाया है। सो बिकॉज ब्रेन, कुदरत, द नेचर नोज व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेन। सो ब्रेन की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि उसका 20% बॉडी का ब्लड सप्लाई वहाँ चला जाता है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि स्ट्रोक के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। वो सिम्टम्स खास करके जो आपको तुरंत पहचान लेने पड़ेंगे। सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज दो सिम्टम्स एट द अर्लीस्ट। कई साइंस सिम्टम्स होते हैं जो स्ट्रोक की वजह से हो सकते हैं, बड़े माइनर से लेके मेजर तक। एंड कुछ लोगों को बहुत माइनर इफेक्ट आता है और वो चला भी जाता है, 10 मिनट में गायब भी हो जाता है। जैसे हाथ में झंझनी आई, गजानन जी ने बताया कि इनके एक मित्र थे जो पूजा करने आए लास्ट सैटरडे, उनके हाथ में झंझनी आई। 1 दिन पहले शाम को झंझनी आई, थोड़ा हाथ कमज़ोर पड़ गया, उन्होंने हाथ की मालिश वालिश खुद ही कर ली, ठीक हो गए 10 मिनट के अंदर। अगले दिन सुबह फिर हुआ, और गजानन जी के घर पे बैठ के पूजा करे थे, उस दिन फिर हुआ ड्यूरिंग पूजा। बिकॉज गजानन जी वॉज अवेयर कि ये स्ट्रोक का सिम्टम है, वो उनको तुरंत लेके आए। और वो उनको ऑलरेडी, जो पेशेंट को लेके आए थे, उनको 2 छोटे स्ट्रोक हो गए थे और वो 15 मिनट में ठीक भी हो गए थे। ये छोटे स्ट्रोक्स को हम बोलते हैं TIA, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। बहुत छोटा सा क्लॉट गया, वो कुदरती हिसाब से अपने आप डिज़ोल्व भी हो गया, क्योंकि बॉडी में क्लॉट डिज़ोल्विंग खुद के मैकेनिज़म्स भी होते हैं। तो वो बॉडी, जैसे ही क्लॉट बनता है, बॉडी उसको डिज़ोल्व करने में लग जाती है। लेकिन अगर वो क्लॉट बहुत बड़ा हो तो वो मैकेनिज़म्स फेल हो जाते हैं। छोटा क्लॉट हो तो बॉडी उसको खुद डिज़ोल्व कर लेती है। तो वो 2 बार तो उनके, वो सज्जन जो आए थे, उनके क्लॉट्स डिज़ोल्व हो गए। तीसरी बार भी हुआ, वही सिम्टम आए। मालपाणी जी ने देखा हाथ कमज़ोर है, जब तक मेरे पास पहुँचे तब तक फिर ठीक हो गए थे, वो क्लॉट फिर डिज़ोल्व हो गया था। लेकिन मल्टीपल टाइम्स क्लॉट बन रहा था, तो पता पड़ गया कि ये स्ट्रोक है। तुरंत MRI किया गया, उसमें पता पड़ा 2 पुराने क्लॉट्स हैं, और जो मेन आर्टरी जो इधर से जाने वाली, वो ब्रेन में 90% ब्लॉक थी। तो इट वॉज लाइक ए टाइम बॉम्ब। अगर वो 100% ब्लॉक होती या उसको ध्यान नहीं दिया जाता तो वो 90 का 100% ब्लॉक कभी भी कन्वर्ट हो जाता और कंप्लीट पैरालिसिस हो जाता। उनका तुरंत ट्रीटमेंट शुरू किया गया, एंड ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन। ही वेंट होम वॉकिंग। जो चिंगारी थी उसमें पता लग गया, उसको आग की ज्वाला में तब्दील होने से बचा लिया गया। सो ये सिम्टम्स जो छोटे छोटे मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ये आपको पहचानना आवश्यक है। और कोई भी ऐसा सिम्टम दिखे, इमीडिएटली सीक मेडिकल अटेंशन। ज़्यादा में ज़्यादा क्या होगा, हॉस्पिटल पहुँचेंगे, पता पड़ा नहीं स्ट्रोक नहीं है जी, स्ट्रोक से रिलेटेड कुछ नहीं है, आप घर चले जाइए आराम से, मिठाई खाइए जाके, सेलिब्रेट कि मेरे को स्ट्रोक नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रोक है तो एटलीस्ट यू विल गेट इमीडिएट मेडिकल अटेंशन विच विल प्रिवेंट इट फ्रॉम प्रोग्रेसिंग। सो ये वर्ड याद रखिए। पूरे लेक्चर, पूरी आज की टॉक का सार इस एक स्लाइड में है। मैं आपको हर पिछले 10 मिनट से एक ही राग गा रहा हूँ, आपको पहचानना है, जल्दी पहचानना है सिम्टम को, बहुत जल्दी पहचानना है। और व्हाट इज़ द वर्ड टू रिमेंबर इट? बी फास्ट, BEFAST, बी फास्ट। ये सारे स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं, आप ये वर्ड याद रखिए। और ये सारे स्ट्रोक यानी लकवे के मेजर सिम्टम्स हैं। इनमें से कुछ भी दिखता है आपको, सब काम छोड़ के तुरंत जो साधन मिलता है वो पकड़ के हॉस्पिटल पहुंच जाइए, जो नज़दीकी हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में भी स्पेसिफिक आपको बताऊं, ऐसा हॉस्पिटल जहां CT और MRI की व्यवस्था हो, क्योंकि स्ट्रोक को डायग्नोज करने के लिए बेसिक इन्वेस्टिगेशन इज CT एंड MRI।
नज़दीक के फैमिली डॉक्टर के नर्सिंग होम में मत जाइए, बिकॉज दैट विल वेस्ट योर टाइम। गो टू ए बिग हॉस्पिटल, नज़दीकी। उसमें भी ऐसा नहीं है कि आप वराछा रहते हैं और अडाजन के हॉस्पिटल में जाएं, या अडाजन रहते हैं तो शहर के हॉस्पिटल में आए। जो नज़दीकी हॉस्पिटल है, जहाँ पे CT MRI की व्यवस्था है, वहाँ पहुँचिए। और पहुँचते पहुँचते अगर आप अवेयर हैं तो वहाँ फ़ोन कर दीजिएगा कि मेरे को स्ट्रोक लग रहा है, मैं पहुँच रहा हूँ। आप न्यूरोलॉजिस्ट को बुला के रखिए, क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट इज़ द की पर्सन हु विल रियली डायग्नोज योर स्ट्रोक। तो ये आप खुद भी फ़ोन कर सकते हैं, आपके रिलेटिव के द्वारा करवा सकते हैं कि उस हॉस्पिटल के इमरजेंसी नंबर पे कॉल करके वहाँ मैसेज दे दीजिए। तो वो लोग क्या है, आपके अराइवल के लिए तैयार रहेंगे। नहीं तो इमरजेंसी में डॉक्टर कहीं अटेंड करने गया होगा दूसरी इमरजेंसी, वो 15 मिनट बाद आएगा, उतना समय आपका ब्रेन डैमेज होता रहेगा। तो अगर आपने इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो वो एक्यूट स्ट्रोक पेशेंट आ रहा है, वो तैयार रहेगा वहाँ पे डॉक्टर। वो अपने सीनियर को बुला के रखेगा, वो न्यूरोलॉजिस्ट को खबर कर देगा, वो रेडियोलॉजिस्ट को खबर कर देगा कि भाई MRI या CT करना पड़ सकता है, आप हाजिर रहिए वहाँ पे। सो ये सारा एक एक मिनट जो बचता है वो आपके स्ट्रोक को आगे बढ़ने से रोकेगा। सो ये सारा जो हम इसको बोलते हैं स्ट्रोक टीम या स्ट्रोक रेडीनेस इज़ द वर्ड वी यूज़, बट उसके पीछे स्ट्रोक रेडीनेस में अगर आप खुद प्रोएक्टिव हो जाएं तो वो हॉस्पिटल ऑलरेडी आपके अराइवल के लिए तैयार रहेगा और इमीडिएट आपका विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम सारे इन्वेस्टिगेशंस और सारा काम शुरू हो जाएगा। सो कमिंग बैक टू दिस स्लाइड, बी फास्ट। बी स्टैंड्स फॉर बैलेंस। अचानक से आपका बैलेंस बिगड़ गया, आप चल रहे हैं और आपने देखा कि नहीं चल पा रहे हैं, एकदम से बैलेंस आपका बिगड़ गया, तो ये एक स्ट्रोक का मेजर सिम्टम होता है। और बैलेंस का बिगड़ना जो है वो छोटे मगज की ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से होता है। सो बैलेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट, लॉस ऑफ बैलेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स। मेरे बहुत करीबी मित्र हैं, आज उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, हरीश जी बजाज GTEX वाले, वो भी सेमिनार अटेंड करते थे और आज से करीबन 2.5-3 साल, कोविड के जस्ट थोड़ा सा पहले उनको सडनली उनका फ़ोन आया कि आपने मेरे को बैलेंस में गड़बड़, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। और उनकी डॉटर इन लॉ और सन इंसिस्ट करते कि सर आप घर पे आइए। मैंने कहा कि मैं तो अभी OPD में बैठा हूँ, शाम तक फ्री नहीं हो पाऊँगा, लेकिन बैलेंस अगर गड़बड़ है तो हरीश जी को गाड़ी में डालो और तुरंत लेके आओ। एंड वो पहुँच गए, 15 मिनट में पहुँच गए, जो है बटार से, गोड़दो रोड से। दे रीच्ड द हॉस्पिटल इमीडिएटली एंड उनको छोटे मगज में छोटा सा क्लॉट था। इमीडिएटली ट्रीटमेंट शुरू किया एंड ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन नाउ। तो बिकॉज वो सेमिनार अटेंड करते थे, उनको मालूम था कि ये बैलेंस की गड़बड़ में मतलब लोचा है, बैलेंस गड़बड़ हुआ मतलब स्ट्रोक का लक्षण है, तुरंत पहुंच गए वो। सो फर्स्ट थिंग इज़ बैलेंस। सेकेंड इज़ आई। अगर आपको अचानक दिखना बंद हो गया या आपको डबल डबल दिख रहा है, सडनली हुआ। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, स्ट्रोक के जो सिम्टम्स होते हैं वो सडन होते हैं, ऐसे धीरे 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 बढ़ने वाले नहीं होते कि आज थोड़ा था, कल थोड़ा था, धीरे था, आज एक उंगली काम नहीं करी, फिर 2 दिन बाद दूसरी उंगली काम नहीं करी, 3 दिन बाद तीसरी उंगली काम नहीं। स्ट्रोक इज़ लाइक ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एकदम अचानक से आता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई बंद हुई और आपकी एक सर्किट फेल हो गई। और जो सर्किट फेल हुई, जिस भाग को कमांड देने वाली सर्किट फेल हुई, वो भाग ने काम करना बंद कर दिया। ज़बान की सर्किट फेल, ज़बान बंद, हाथ की सर्किट फेल, हाथ बंद, पैर की सर्किट फेल, पैर बंद। तो जो भाग की सर्किट बंद होती है तो सिम्टम इमीडिएटली आता है, इट इज़ तुरंत। तो जैसे ही कोई अगर एक्यूट सिम्टम आए, तुरंत एकदम आप 1 मिनट पहले अच्छे थे और अचानक बोलना बंद कर दिया, या आपके सामने वाले व्यक्ति ने अचानक बोलना बंद कर दिया, तो ये स्ट्रोक का लक्षण है। वो बोलना बंद हो चुका है, लेकिन अगर आप अवेयर हैं तो तुरंत पकड़ लीजिए उस चीज़ को कि भाई चलो हॉस्पिटल चलो, कम ऑन। जैसे मालपाणी जी ने किया, वो तो ठीक थे, पहले खुद के लिए किया 10 साल पहले, फिर उनके मित्र के लिए किया 10 साल बाद में। सो दिस अवेयरनेस, लॉस ऑफ स्पीच। सो आइज़ इज़ द सेकेंड थिंग। अगर अचानक से डबल दिखने लग जाए या अचानक से दिखना बंद हो जाए, जो ब्रेन का पिछला हिस्सा होता है वो हिस्सा हमारी विजन को कंट्रोल करता है। तो सडनली एक साइड का विजन बंद हो जाए या टोटल दिखना बंद हो जाए तो तुरंत आप मान लीजिए कि ये स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है, तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचिए। नेक्स्ट इज बी फास्ट का एफ। एफ स्टैंड्स फॉर फेस। मुंह का टेढ़ापन, अचानक से मुंह टेढ़ा हो जाए। हमारा सिमेट्रिकल होता है सबका मुंह,
खास करके ये जो हमारे फोल्ड्स होते हैं, नेज़ोलेबियल फोल्ड बोलते हैं हम इनको, ये जो फोल्ड्स होते हैं ये बिल्कुल हर व्यक्ति में 99% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ सिमेट्रिकल फोल्ड्स। और जब स्ट्रोक होता है तो फेस डेविएट हो जाता है, ये चपटा हो जाता है, एक साइड से ये चपटा हो जाता है। तो वो चपटापन अगर आपको फेस में ज़रा भी एसिमेट्री दिखे तो ये स्ट्रोक की शुरुआती लक्षण है, ये मान के चलिए। सो एनी एबनॉर्मलिटी और वन साइड ऑफ द फेस इज़ ड्रूपिंग, चेहरा अगर लटक जाए, एक साइड में एसिमेट्री हो जाए तो समझ लीजिए स्ट्रोक की शुरुआत है, तुरंत रश टू द हॉस्पिटल। नेक्स्ट इज़ हैंड, हाथ की ताकत कम हो गई, सबको मालूम है ताकत कम हो गई तो ये पैरालिसिस की शुरुआत है। लेकिन फिर भी कई लोग जो इन सिम्टम्स से परिचित नहीं होते हैं वो ये मानते हैं यार नस दब गई होगी, कुछ हो गया होगा, अभी मालिश कर लेते हैं ठीक हो जाएगा। नहीं, नस नहीं दबी है। आप तो काम कर रहे थे, आप बैठे हुए थे, आप चल रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, कहाँ से नस दबेगी आपकी? यू आर वर्किंग, आप बात कर रहे थे, फैक्ट्री में काम कर रहे थे, दुकान पे बैठे थे, कहाँ से नस दबेगी? नस दबने से हाथ बंद नहीं होता, ब्रेन में खून की सप्लाई बंद होने से हाथ बंद हुआ है। इमीडिएटली रिकग्नाइज दिस सिम्टम एंड रश टू द हॉस्पिटल। श्याम भाई रिकग्नाइज्ड इट, उनका एक हाथ नहीं काम कर रहा था, उनकी स्पीच बंद हो गई थी। उन्होंने उनकी वाइफ को रात को उठाया, हिला हिला के उठाया, एंड ही वॉज फॉर्चुनेट दैट ही कुड रिकग्नाइज एंड ही कुड कन्वे टू हिज फैमिली कि दिस इज स्ट्रोक, रश टू द न्यूरोलॉजिस्ट। तो इस तरह से अगर हाथ बंद हो जाए या पैर बंद हो जाए, आर्म्स एंड लेग्स मतलब बॉडी का एक भाग, और स्पीच, अगर बोलने में तुतलाहट आए या बोलना बंद हो जाए, दिस इज़ ए मेजर सिम्टम ऑफ स्ट्रोक। और एक और मेजर सिम्टम होता है जिसमें सडनली आदमी समझना बंद कर देता है। हम किसी को कुछ बोल रहे हैं और वो 2 मिनट पहले हमारी बात तो समझ रहा था और एकदम पता पड़ा वो जो हम बोल रहे हैं वो समझ ही नहीं रहा है। तो ब्रेन का वो हिस्सा, लेफ्ट साइड के ब्रेन का हिस्सा जिसको हम वर्निकेज एरिया बोलते हैं, इधर होता है, इस एरिया में, दिस एरिया, वो एरिया की अगर ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाए तो हमारी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। जो सामने वाला व्यक्ति हमको कुछ चीज़ बोल रहा है वो बोलना ख़त्म हो, वो समझना हम असमर्थ हो जाते हैं वो चीज़ को समझने में। वी स्टॉप अंडरस्टैंडिंग, कंप्रीहेंशन बोलते हैं हम उसको। तो वो भी एक स्ट्रोक का लक्षण है। तो अगर सडनली आपको ऐसा लगे कि सामने वाला व्यक्ति मेरी बातें ही नहीं समझ रहा, कुछ अजीबोगरीब मैं पूछ कुछ रहा हूँ और वो जवाब कुछ और दे रहा है, ये भी एक स्ट्रोक का लक्षण है। अक्सर ऐसे पेशेंट है ना, पहले साइकेट्रिस्ट के पास पहुँच जाते हैं, अचानक समझना बंद कर दिया, लेकिन कोई पैरालिसिस का लक्षण नहीं है, हाथ पैर हिल रहे हैं और समझना बंद कर दिया, तो लोग सोचते हैं कि भाई ये कुछ साइकेट्रिक असर हो गया, चलो साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ। और फिर साइकेट्रिस्ट हमारे पास भेजता है कि यार ये साइकेट्रिक पेशेंट नहीं है, ये स्ट्रोक है। लेकिन तब तक जो गोल्डन विंडो पीरियड जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक के लिए, विंडो पीरियड जो 4.5 घंटे का होता है, वो विंडो पीरियड निकल चुका होता है और फिर हम उसको जो बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट है वो नहीं दे पाते हैं। सो ये भी एक स्ट्रोक का लक्षण है। सो एंड लास्ट इज T stands for टाइम। Recognize the symptom in time and rush to the hospital. So be fast. ये पूरे आज की टॉक का सार इस एक स्लाइड में है जो आपको टेक होम मैसेज है। घर इसी चीज़ को याद करते हुए जाना है। बी फास्ट। B stands for balance, E stands for eyes, F stands for face, A stands for arm, हाथ के लिए, S stands for speech and T is time. So be fast. ये सब लोग आप इसका एक फ़ोटो उतार लीजिए और रिवाइज़ करते रहना इसको, और घर वालों को रिवाइज़ कराते रहना, क्योंकि आप अगर घर वालों को रिवाइज़ कराते रहें तो क्या पता किसी दिन वो रिवीजन आपके ही किसी घर वाले के काम लग जाए। यू नेवर नो। ब्रेन की एक और खूबी होती है कि हमारा जो राइट साइड का ब्रेन है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और लेफ्ट साइड का ब्रेन राइट साइड को कंट्रोल होता है। इट इज़ अ क्रॉस कंट्रोल। और हमारा जो स्पीच सेंटर होता है और समझने का सेंटर होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। लेफ्ट साइड में होता है तो अगर लेफ्ट साइड में क्लॉट हुआ तो राइट साइड की पैरालिसिस होती है, और राइट साइड की जब पैरालिसिस होती है तो अक्सर स्पीच चली जाती है, और जब स्पीच चली जाती है तो रिकवरी काफ़ी स्लो होती है, क्योंकि पेशेंट बोल नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता कई बार। और जब स्पीच चली जाती है, अंडरस्टैंडिंग चली जाती है, तो वो कमांड फॉलो नहीं कर सकता फिजियोथेरेपी के, स्पीच थेरेपी के, एंड रिकवरी काफ़ी डिलेड हो जाती है। तो राइट साइडेड पैरालिसिस को हमेशा थोड़ा समय ज़्यादा लगता है रिकवर होने में।
लेफ़्ट साइडेड पैरालिसिस जो होती है वो राइट साइड के ब्रेन के डैमेज होने की वजह से होती है। तो राइट साइड का जो ब्रेन होता है वहाँ पे हमारा स्पीच सेंटर नहीं होता, स्पीच सेंटर लेफ़्ट साइड में होता है। तो पेशेंट आपकी बातें समझ सकता है, स्पीच थेरेपी और फिजियोथेरेपी के लिए कोऑपरेट कर सकता है, तो यूजुअली अच्छी रिकवरी होती है। लेफ़्ट साइडेड पैरालिसिस इज ऑलवेज गुड एज़ कम्पेयर टू द राइट साइडेड पैरालिसिस। और एक मज़े की बात और है कि लेफ़्ट साइड का आपका स्पीच सेंटर तो लेफ़्ट साइड में होता है, लेकिन राइट साइड में म्यूज़िक का सेंटर होता है। अगर हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको राइट साइडेड पैरालिसिस हो गया और वो बोल नहीं सकते, स्पीच सेंटर डैमेज हो गया लेफ़्ट साइड में, राइट साइड की पैरालिसिस हो गई, लेकिन वो म्यूज़िक सेंटर जो राइट साइड में होता है वो इंटैक्ट रहता है, तो वो भजन और गाने गा गा के बोल सकते हैं। जो म्यूज़िक थेरेपी बोलते हैं हम लोग, वो इसी तरह से ईजाद हुई। जब साइंटिस्ट को पता लगा कि जो म्यूज़िक सेंटर है वो राइट साइड में, तो वो पेशेंट्स को बोलने लगे कि तुम्हें ना अपना रूटीन जो बोलना है वो गा गा के बोलो, मतलब गायन की भाषा में वो बोलना शुरू किया। इसी तरह की थेरेपी डेवलप की गई। तो पेशेंट्स लोग हैं वो पहले तो उनको उनके भजन या उनके पसंदीदा सॉन्ग्स या पसंदीदा म्यूज़िक को बोलने के लिए बोला गया, और धीरे धीरे इसी तरह से उनकी स्पीच खुलती गई एंड ग्रेजुअली स्पीच वापस आ गई। सो दिस इज़ हाउ जो स्ट्रोक में म्यूज़िक थेरेपी का थोड़ा डेवलपमेंट हो, इस तरह से हो, ये रिकग्नाइज होने के बाद कि म्यूज़िक सेंटर इज़ ऑन द राइट साइड। कभी कभी जो स्ट्रोक है वो हमारे छोटे मगज को, जो सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्रेन है जिसको छोटा मगज बोलते हैं, तो उस एरिया की ब्लड सप्लाई अगर कट ऑफ हो जाए तो अलग तरीके के सिम्टम्स आते हैं। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम मैंने आपको पहला बताया, बी फास्ट वाला बी, बैलेंस। और दूसरे सिम्टम्स हैं सीवियर अचानक से चक्कर आना, चक्कर के साथ में वॉमिटिंग होना और बैलेंस का चले जाना। जो मेड्यूला नाम का हमारा ब्रेन का एक एरिया होता है, उसकी अगर ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाए तो बैलेंस तो जाता ही जाता है, आवाज़ बदल जाती है, चेंज ऑफ स्पीच हो जाता है, और सीवियर वॉमिटिंग और सीवियर गिडीनेस, वर्टाइगो, चक्कर शुरू हो जाते हैं। 90% ऑफ द वर्टाइगो कान की वजह से ही होते हैं। इसलिए वर्टाइगो अगर अचानक से आए तो सतर्क जरूर हो जाना है, लेकिन अगर उस वर्टाइगो के साथ आप पैदल सही चल रहे हैं तो चांसेस हैं कि वो कान की वजह से है। लेकिन वर्टाइगो की वजह से पता पड़ा कि चल ही नहीं पा रहे हैं, तो वो स्ट्रोक होने की प्रबल संभावना है। तुरंत डॉक्टर के पास भागिए, डोंट वेस्ट टाइम। वर्टाइगो के साथ बैलेंस गया, बैलेंस वॉज फॉर बी, जो पहले बताया मैंने आपको, बैलेंस गया वर्टाइगो के साथ, स्ट्रोक पहले सोचिए, डॉक्टर के पास भागिए। इम्पेयर्ड बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। और जो हमारा छोटा मगज होता है वो हमारे गले की नसों को कंट्रोल करता है, तो हमारी स्वॉलोइंग डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है। अचानक से आदमी पानी पिलाने लगे तो ठसका लग जाता है, खाना खिलाने लगे तो उतरता नहीं है। तो अचानक से स्वॉलोइंग डिफ़िकल्टी आ गए तो वो छोटे मगज के स्ट्रोक का एक लक्षण होता है। तो ये तो सारे मैंने आपको लक्षण बताए जिससे आप पहचानेंगे कि आपको क्या हुआ है। स्ट्रोक के कॉमन लक्षण जो आपको एकदम दिमाग में फिट कर लेने हैं। एंड बी फास्ट, दैट इज़ द वर्ड यू नीड टू रिमेंबर। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट पे। क्या स्ट्रोक का ट्रीटमेंट उपलब्ध है? 1996 के पहले रूटीन दवाइयाँ, रूटीन मेडिसिन थी जो क्लॉट प्रिवेंशन, जो क्लॉट बन गया है, नया क्लॉट नहीं बने उस पर फोकस करती थी। लेकिन 96 के बाद ट्रायल्स हुए। 96 में पहला ट्रायल आया यूएस में जिसमें ऐसी क्लॉट डिसॉल्विंग मेडिसिन को अप्रूव किया गया, जिसमें बड़े रिगरस ट्रायल्स के बाद में पता लगा कि ये डेफिनेटली हेल्प करती है। और वो मेडिसिन इंडिया में आने लगी अराउंड आफ्टर 10 ईयर्स, 2006-2007 में वो आने लगी, एंड हमारे शहर में भी लगभग उसी टाइम आने लगी। सो वो ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल हुआ, लेकिन उस ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा लिमिटिंग फैक्टर था। क्या फैक्टर था? कि अगर वो इंजेक्शन